अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ तक डिस्कस किया था कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उनको हम के सी, के पी, के एक्स और के एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो चलें आज अच्छा इसमें से सबसे पहले ईटा में जो एक दो एमसीक्यूज इंट्रोडक्शन से और लॉ ऑफ मास एक्शन के इंट्रोडक्शन से आए हुए हैं, तो वो मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं कि देखिए किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। लाइक ये ईटा में आया था 2000 मेडिकल के 2012 में कि सेलेक्ट द करेक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन के सी फॉर द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शन। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन दिया हुआ था जो कि बेसिकली एक रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें सीरियम और आयरन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। सीरियम 4+ से 3+ में आ रहा है मतलब रिड्यूस हो रहा है, और आयरन 2+ से 3+ में जा रहे हैं मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है बेसिकली। सो देख लें इसके साथ ए क्यों लिखा हुआ है, तो सारे सोल्यूशन के अंदर मतलब वाटर के अंदर डिजॉल्व फॉर्म में है। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आपने केसी में प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड को नहीं लिखना होगा। आप केसी रिएक्टेंट प्रोडक्ट को कंसिडर कर सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन के अंदर, और जो सोल्यूशन में होते हैं जिनके साथ ए क्यों लिखा होता है वो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन के अंदर कंसिडर कर सकते हैं। सो चूंकि यहाँ पर सारे ए क्यू मतलब सोल्यूशन की शक्ल में, तो सब जो है ना वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन के अंदर मौजूद होंगे, ठीक है। लेकिन ये दोनों न्यूमरेटर में होंगे प्रोडक्ट की शक्ल में मल्टीप्लिकेशन, और इन दोनों की जो कंसंट्रेशन होगी वो डिनोमिनेटर में होगी और ये भी प्रोडक्ट की शक्ल में होंगी। तो देख लें हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ रहा है सो वो जी ए है। अच्छा यहाँ पर तो इन्होंने ये ए क्यों भी लिखा था उस क्या कहते हैं जो एमसीक्यूएस में ऑप्शंस में, बट इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि जब हमने स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिया तो इसकी मुराद होगा कंसंट्रेशन। अच्छा सॉरी ये वाला नहीं है, ए नहीं है, क्योंकि ए के साथ तो यहाँ पर पावर में 2 लिखा है और ये 2 नहीं है, ये 1 है, ठीक है जी। सो आंसर हमारे पास बी होगा, ठीक है। देखें सीरियम 3+, आयरन 3+, सीरियम 4+, आयरन 2+, ठीक है। तो बी हमारे पास करेक्ट आंसर है। बाकी ऑप्शन में कुछ ना कुछ गलत हो, लाइक यहाँ पर देखिए 2 लिखा है तो 2 तो ये नहीं है, लाइक यहाँ पर सीरियम 3+ के साथ 2 लिखा है तो ये 2 तो नहीं, इसका कोफिशिएंट तो 1 है। अच्छा यहाँ पर क्या किया हुआ है, यहाँ पर देख ले सीरियम 4+ के साथ 2 लिखा है तो ये 2 तो नहीं है, तो 1 है, ठीक है जी। तो इस तरह से आपको कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन दिया जाए इक्विलिब्रियम पर तो आप उससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो मतलब इस तरह का क्वेश्चन ईटा में अक्सर आता है, या जो एमडी गेट है उसमें आ सकता है कि आपको एक रिवर्सिबल रिएक्शन दिया हो कि लेट ये इक्विलिब्रियम पर है, तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन जो कि केसी, केपी वगैरह कोई भी पूछा जा सकता है वो लिख लें, लाइक इसमें केसी का पूछा था। अच्छा एक और क्वेश्चन स्टूडेंट्स, वर हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट इन ओपन कंटेनर टू प्रोड्यूस CO2 गैस, ठीक है। ये रिएक्शन है CaCO3 गिविंग CaO plus CO2। सो इक्विलिब्रियम, अच्छा सॉरी ये इसमें से एक सेंटेंस में भूल गया हूँ। क्वेश्चन इज कि इफ द प्रेशर इज इंक्रीज्ड, अगर हम प्रेशर को बढ़ा देते हैं, सो व्हाट विल हैपन। ऑप्शन ए इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द राइट, यानी इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड की तरफ आएगा, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द रिवर्स जाएगा, इक्विलिब्रियम विल नॉट बी डिस्टर्ब, सिस्टम डज नॉट ओबे इक्विलिब्रियम रूल्स। यस, क्योंकि ओपन वेसल में, ओपन कंटेनर में तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम ही स्टैब्लिश नहीं हो सकता। जो हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम में, पहली प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी थी कि इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड ओनली इन क्लोज वेसल। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जैसे जैसे रिएक्शन होता जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड बनता जाएगा, ये रिएक्शन मिक्सचर से एस्केप होगा, तो इस तरह से यहाँ पर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश ही नहीं हो सकता, तो यहाँ पर तो इक्विलिब्रियम के रूल्स अप्लाई ही नहीं होते, ठीक है जी। अच्छा जी एग्जाम्पल यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, अगर आप लोग देख लें कि an equilibrium mixture is found to contain 7 gram of nitrogen, 0.3 gram of hydrogen and 1.53 grams of ammonia per dm cube। देखें आपको ये रिएक्शन गिवन है, इसमें से रिएक्टेंट प्रोडक्ट के इक्विलिब्रियम पर जो मासेस हैं वो गिवन है और साथ में वॉल्यूम भी दिया हुआ है पर डीएम क्यूब, क्योंकि ये जिस वेसल के अंदर ये रिएक्शन हो रहा है इसका वॉल्यूम क्या है 1 डीएम क्यूब। ये 1 डीएम क्यूब ये वॉल्यूम क्यों दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आगे के सी की वैल्यू पूछी जा रही है, तो केसी के लिए तो हमें कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करना है और मोलर कंसंट्रेशन के लिए वॉल्यूम पर डिवाइड करना पड़ता है मोल्स को, ठीक है। सो फाइंड केसी एट 300 डिग्री सेल्सियस फॉर दिस रिएक्शन। यहाँ पर 300 डिग्री सेल्सियस में कंफ्यूज ना हो, क्योंकि केसी वैल्यू हर रिएक्शन की गिवन टेम्परेचर पे कांस्टेंट होती है, इस वजह से टेम्परेचर मेंशन किया हुआ है। इसमें से टेम्परेचर की वैल्यू को लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 300 पर जो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है उसमें 7 ग्राम नाइट्रोजन है, 0.3 ग्राम हाइड्रोजन है
एंड 1.53 ग्राम अमोनिया, तो वो ऑलरेडी हमें गिवन है, ठीक है जी। सो नाउ सबसे पहला काम हमने क्या करना है, हमें चूंकि मासेस गिवन है तो सबसे पहले हमने इनको कन्वर्ट करना है मोलर मास में, ठीक है, सॉरी मोल्स में। तो मोल्स के लिए हम क्या करेंगे जी, मोलर मास, तो चले ये मोलर मास इसका आ गया 0.5 मोल। अब सॉरी हमने मास को मोलर मास पे डिवाइड करना है, तो नाइट्रोजन का मास 7 ग्राम है, मोल्स फाइंड करने के लिए तो मोलर मास का 28 ग्राम पर मोल है, तो ग्राम ग्राम के साथ कैंसिल हो जाएगा, मोल आ जाएंगे। और ऑलरेडी हमें बताया गया कि पर डीएम क्यूब है तो मोलर कंसंट्रेशन डायरेक्टली हो जाएगी पर डीएम क्यूब, मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले मोल को कैलकुलेट कर लें, तो आपके साथ आ जाएगा 0.25 मोल और फिर इसको डिवाइड बाय 1 डीएम क्यूब कर दें, तो मोल पर डीएम क्यूब, तो वही वैल्यू होगी। इसको हम 0.25 कैपिटल एम का मतलब है मोलर, कैपिटल एम यहाँ पर जब यूनिट की शक्ल में लिखते हैं ना तो ये रिप्रेजेंट करता है मोल पर डीएम क्यूब के यूनिट को, ठीक है जी। तो आप इसको 0.25 मोल पर डीएम क्यूब भी लिख सकते हैं या 0.25 मोलर भी लिख सकते हैं। मैं एक दफा फिर रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि हमें यहाँ पर मास और वॉल्यूम गिवन है, हमने मोल और वॉल्यूम का रेशो फाइंड करना है, तो मास को कन्वर्ट करना है मोल में, उसके लिए मोलर मास पे डिवाइड किया तो 0.25 आ गया। तो चूंकि वॉल्यूम 1 डीएम क्यूब है तो बस मैंने डायरेक्ट लिख दिया 0.25 मोल पर डीएम क्यूब, जो कि मोलर कंसंट्रेशन हो गई, ठीक है जी। अच्छा जी, इसी तरह से हाइड्रोजन का 0.3 ग्राम और हाइड्रोजन का मोलर मास 2 ग्राम पर मोल है, तो 0.15 आ गया मोल, और चूंकि वॉल्यूम 1 डीएम क्यूब है तो बस डायरेक्टली मैंने लिख दिया 0.15 मोल पर डीएम क्यूब। आप इसको 0.15 मोलर की शक्ल में भी लिख सकते हैं, यानी मोल पर डीएम क्यूब की जगह आप यहाँ पर कैपिटल एम भी लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली अमोनिया की मोलर कंसंट्रेशन भी उसी तरीके से हमने कैलकुलेट की, इसका मोलर मास 17 ग्राम पर मोल है, तो इसको 17 ग्राम पर मोल पे डिवाइड किया, 0.09 मोल आ गए और पर डीएम क्यूब, ठीक है जी। अच्छा नाउ केसी क्या होगा, तो देखें ये सारे गैसेस हैं तो केसी में ये सारे मौजूद होंगे, तो प्रोडक्ट अमोनिया होगा, अमोनिया की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, क्योंकि ये जो 2 है जो कि कोफिशिएंट है, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, इसको हम पावर में लेंगे, डिवाइड बाय नाइट्रोजन, इसका कोफिशिएंट 1 है तो बस पावर 1, वो लिखने की जरूरत ही नहीं है, और हाइड्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन और इसका कोफिशिएंट 3 है तो इसका पावर हो जाएगा 3, यानी क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन हो गया। अब इसमें से अमोनिया की कंसंट्रेशन लगा लो ये वाली, नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन लगा लो ये वाली, और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन लगा लो ये वाली, यानी 0.15, ठीक है। तो जब ये वैल्यूज हमने लगाई, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया 9.6, ठीक है जी। सो ये 9.6 क्या होगा, ये इस रिएक्शन की केसी वैल्यू होगी एट दैट इक्विलिब्रियम। नाउ इसके साथ देखिए यूनिट नहीं लेगा, नॉर्मली हम केसी केपी वगैरह का यूनिट निकाल सकते हैं, लेकिन हर रिएक्शन के लिए अक्सर इसका दूसरे रिएक्शन से मुख्तलिफ आती है, तो इस वजह से हम नॉर्मली यूनिट लिखते नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। लेकिन अगर आप फिर भी इंटरेस्टेड है तो ये हो जाएगा मोल पर डीएम क्यूब होल स्क्वायर, ये मोल पर डीएम क्यूब और ये मोल पर डीएम क्यूब होल क्यूब हो जाएगा, तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो इससे यूनिट निकल आएगा। लेकिन नॉर्मली हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट को कंसिडर नहीं करते, ठीक है जी। सो बड़ा सिंपल सा एग्जांपल था। इसी तरह से ये एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम दिया हुआ है, तो चलिए ये भी मैं सॉल्व कर देता हूँ कि नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर प्लेस्ड इन एन एम्प्टी 5 डीएम क्यूब कंटेनर। हाँ नाउ यहाँ पर वॉल्यूम 5 डीएम क्यूब दिया हुआ है, वेसल का वॉल्यूम है, तो हमें मोलर कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए 5 डीएम क्यूब पर डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर 1 डीएम क्यूब था तो बस डायरेक्ट मैंने पर डीएम क्यूब कर दिया था। 85 डिग्री सेल्सियस व्हेन इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड, 3.1 मोल ऑफ, अच्छा तो वहां पर मासेस गिवन थे ना, यहाँ पर मोल्स गिवन है, मोल्स 2.10 मोल ऑफ H2 एंड 0.565 मोल्स ऑफ अमोनिया आर प्रेजेंट, फाइंड Kc, अगेन Kc फाइंड करना है। तो इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में हमने कंसंट्रेशन की वैल्यू को लगाना होगा। चले यहां पर मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, तो चूंकि हमें इक्विलिब्रियम पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन यानी रिएक्टेंट्स और अमोनिया यानी प्रोडक्ट तीनों के मोल गिवन है, तो अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन के अंदर कंसंट्रेशन की बजाय डायरेक्ट ये मोल्स की वैल्यू पुट करें तो फिर वो Kc नहीं होगा, फिर वो Kn होगा, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। तो अगर हम रिएक्टेंट प्रोडक्ट के मोल्स की ये वैल्यूज लगा दें, यानी ये वैल्यूज, तो फिर उस रेशो को मैं Kc नहीं कहूंगा, मैं Kn कहूंगा। चूंकि मुझे कैसे कैलकुलेट करना है तो उसके लिए मुझे इनकी मोल्स की बजाय इनकी कंसंट्रेशन की वैल्यू को पुट करना होगा, जो कि कहां से कैलकुलेट होगी जी, वॉल्यूम पर डिवाइड करना पड़ेगा। तो चले सबसे पहले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करते हैं। सो
नाइट्रोजन की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कितनी रही जी, मोल कितने हैं 3.01 मोल, वॉल्यूम कितना है 5 डीएम क्यूब, तो डिवाइड बाय 5 डीएम क्यूब तो 0.602 मोल पर डीएम क्यूब आ जाएगा, और मोल पर डीएम क्यूब को हम मोलर भी कह सकते हैं। सिमिलरली हाइड्रोजन का भी हमने जितने मोल्स गिवन है 2.10, इसको 5 डीएम क्यूब यानी वॉल्यूम पे डिवाइड किया तो इससे आ गया 0.42 मोलर। और सिमिलरली अमोनिया के कितने मोल्स हैं 0.565 मोल, ये इक्विलिब्रियम पे मौजूद है, इसको मैंने वॉल्यूम पर डिवाइड किया तो ये इसकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आ गई 0.113 मोल पर डीएम क्यूब। नाउ लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन कैसे होगा, NH3 की कंसंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइड बाय नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन का क्यूब का प्रोडक्ट, इनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन है। तो अब इसमें से ये वैल्यूज पुट करें और इसको सॉल्व कर दे सिंपली, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.29। इसका मतलब है कि 300 डिग्री सेल्सियस पे जो वैल्यू होगी Kc की इस रिएक्शन की वो 0.29 होगी। अब देखें अगर लेट सपोज हम इस एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन की बजाय डायरेक्ट ये मोल्स पुट करें तो फिर आपके साथ ये वैल्यू नहीं आएगी, थोड़ी मुख्तलिफ वैल्यू आ जाएगी, फिर उसको मैं Kc नहीं कहूंगा Kn कहूंगा। ठीक है, सो बस सिर्फ फर्क इतना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन सबके लिए एक जैसा है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि हमने रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट की कौन सी वैल्यू पुट करनी है, कंसंट्रेशन तो Kc और अगर मोल्स तो Kn हो जाएगा। अच्छा जी, अब ये जो 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स है Kp, Kc, Kx, Kn, इनके दरमियान रिलेशनशिप को फाइंड करना है कि आया ये किसी मखसूस रिएक्शन के लिए इनकी वैल्यू सेम होंगी या मुख्तलिफ होंगी, सेम होंगी तो किस कंडीशन में, मुख्तलिफ आएंगी तो किस कंडीशन में। तो चले सबसे पहले Kp और Kc के दरमियान जो वैल्यू है उसको निकालते हैं कि ये कितना हमारे मतलब इनके दरमियान मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को निकालते हैं Kp और Kc के दरमियान। ठीक है जी, तो Kp कंसिडर एक जनरल रिएक्शन, हम एक जनरल रिएक्शन कंसिडर कर लेते हैं कि A B गिविंग C एंड D। अगेन ये स्मॉल a b c d ये बेसिकली बैलेंस केमिकल इक्वेशन के कोफिशिएंट्स हैं और ये कैपिटल A B C D इनके सिंबल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और चले हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि ये रिएक्शन एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, सॉरी रिवर्सिबल रिएक्शन है और गैसियस रिएक्शन है। सॉरी वो मेरा चूंकि यहाँ पे वो नेट डिस्कनेक्ट था तो इस वजह से मेरा ध्यान उस तरफ था। चलिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, Kp और Kc के दरमियान रिलेशनशिप को हमने डिराइव करना है, मैथमेटिकल रिलेशनशिप एक रिएक्शन के लिए कि इसमें हम Kp से Kc को और Kc से Kp को कैलकुलेट कर सकें और हमें ये भी पता चले कि कभी ये बराबर होंगे कभी ये बराबर नहीं होंगे। अगर बराबर नहीं होंगे तो Kp से Kc कैसे कैलकुलेट होगा किसी मखसूस रिएक्शन के लिए और Kp से Kc से Kp कैसे कैलकुलेट होगा। तो चले हम एक जनरल गैसियस रिएक्शन एज्यूम कर लेते हैं, A प्लस बी गिविंग C प्लस D, जिसमें स्मॉल a b c d इनके कोफिशिएंट्स है और हम यहां पर ये एज्यूम कर लेते हैं कि इसमें A B C D चारों गैसेस हैं। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि Kp में हम सिर्फ गैसेस ही रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो है ना वो पुट कर सकते हैं। सो नाउ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, जो कि इक्वेशन 2 की शक्ल में मैंने लिखा था, वो इस तरह से हो जाएगा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ C विद पावर C इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ D विद पावर D डिवाइड बाय partial pressure of A with power B into partial pressure of B with power B। ये इक्वेशन 2 जो कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था, तो वो एज सच इस रिएक्शन के लिए हमने लिख दिया। नाउ तो यहां पर देखिए ये लिखा हुआ है कि इसमें से जो P है ये बेसिकली पार्शियल प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन इसके सबस्क्रिप्ट में जो आपको सिंबल नजर आ रहा है तो ये बेसिकली उस पार्टिकुलर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के पार्शियल प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो स्मॉल लेटर्स में CD वगैरह पावर्स की शक्ल में है तो ये बेसिकली वही कोफिशिएंट्स होंगे जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर मौजूद होंगे। ठीक है जी, नाउ आइडियल गैस इक्वेशन के मुताबिक अगर हम लिख लेते हैं कि PV इज इक्वल टू nRT, तो P किसके बराबर होगा, तो P बराबर होगा N/V RT। और N/V क्या है, मोल्स और वॉल्यूम का रेशो, यही तो मोलर कंसंट्रेशन है, तो N/V बराबर है C के। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं कि P इज इक्वल टू यानी प्रेशर इज इक्वल टू CRT। तो इसका मतलब ये हो गया कि
अगर अब ये प्रेशर बराबर होगा कंसंट्रेशन ऑफ अ गैस इनटू गैस कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर, ये टेम्परेचर केल्विन में हमेशा होगा, ठीक है। सो अगर मैं अब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए के लिए लिखना चाहती हो जाएगा पी ए इज इक्वल टू सी ए इंटू आर टी, बी के लिए हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी यानी सी बी इंटू आर टी। सिमिलरली सी और डी के लिए भी लिख सकता हूं। तो मतलब ये वैल्यू मैं यहां पर उठाकर सी की जगह, डी की जगह, ए की जगह और बी की जगह लिख दूंगा, ठीक है। सो सी के लिए हो जाएगा ये इक्वेशन के पार्शियल प्रेशर ऑफ सी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी इनटू आर टी होल पावर सी, क्योंकि पावर में तो सी है हमारे पास मौजूद है। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ डी के लिए हो जाएगा सी डी कंसंट्रेशन ऑफ डी इंटू आर टी होल पावर डी, सी ए कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू आर टी होल पावर ए, सी बी कंसंट्रेशन ऑफ बी आर टी होल पावर बी। अब देख लें यहाँ पर कंसंट्रेशन के साथ मैंने उसका जो सब्सक्रिप्ट है उस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वो लिखा है, क्योंकि कंसंट्रेशन जरूरी नहीं है कि वो बराबर हो। कंसंट्रेशन रिएक्टेंट प्रोडक्ट की इक्विलिब्रियम पर एक दूसरे से मुख्तलिफ भी हो सकती है, लेकिन आर सबके लिए सेम होगा। तो आर के साथ देखें सी ए बी वगैरह सब्सक्रिप्ट नहीं लिखा, टेम्परेचर सबके लिए सेम होगा तो वो नहीं लिखा। अब ये जो सी पावर है ये बेसिकली कंसंट्रेशन का भी है, ये आर का भी है और ये टी का भी है, क्योंकि इनका होल कंबाइंड पावर है। तो हम इस तरह कर लेते हैं कि इसको अलग-अलग कर देते हैं। सो नाउ ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ सी विद पावर सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी विद पावर डी, मल्टीप्लीकेशन, और आर टी पावर सी और आर टी पावर डी जब मल्टीप्लाई होंगे तो उनके पावर्स ऐड हो जाएंगे। सिंपल मैथ है। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी हो जाएगा। नाउ ये जो वैल्यू है बेसिकली जो आपको नजर आ रहा है यही तो केसी है। केसी क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इक्विलिब्रियम पर जो होंगे उसका रेशियो है। तो ये वैल्यू बेसिकली बराबर है केसी के, तो इसकी जगह में केसी लिख सकता हूं। तो ये हो जाएगा जी Kp इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी। अच्छा, जब ये ऊपर जाएगा तो ये जो पावर a प्लस बी है इसके साथ माइनस हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास आ जाएगा Kp इज इक्वल टू के सी आर टी डेल एन। नाउ ये डेल एन क्या है? डेल एन बेसिकली बराबर है C प्लस डी यानी प्रोडक्ट्स के कोफिशिएंट का सम माइनस A प्लस बी यानी रिएक्टेंट्स के कोफिशिएंट्स का सम। लेकिन कौन से कोफिशिएंट्स? अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, गैसियस कोफिशिएंट्स, ठीक है। आपने जो अगर किसी रिएक्शन में अगर कोई सॉलिड मौजूद है तो इस डेल एन को कैलकुलेट करते वक्त आपने उस सॉलिड या लिक्विड की जो कोफिशिएंट की वैल्यू है उसको कंसिडर नहीं करना होगा, ठीक है। सो इस इक्वेशन के हेल्प से, जिसमें आर को रिप्रेजेंट कर रहा है गैस कांस्टेंट को, टी टेम्परेचर को, तो अगर हमें टेम्परेचर का पता है, हमें केसी गिवन है तो हम केपी कैलकुलेट कर सकते हैं, केपी गिवन है केसी कैलकुलेट कर सकते हैं, और डेल एन हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मिल जाएगा। अच्छा, यहां पर एक बात मैं क्लियर करता चलूं, ये गौर से सुन लें कि हमारे बुक में लिखा है कि डेल एन रिप्रेजेंट द डिफरेंस इन मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। तो असल में बच्चों के माइंड में यह आता है कि शायद जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है ना तो इस इक्विलिब्रियम पर प्रोडक्ट के कितने मोल्स मौजूद हैं उससे रिएक्टेंट के मोल्स को माइनस कर लेने। जी ऐसा हरगिज नहीं है। ये इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो रियल में मोल मौजूद होते हैं ये वो वाले नहीं है। ये बेसिकली बैलेंस केमिकल इक्वेशन से सिंपली हम प्रोडक्ट के कोफिशिएंट्स को सम कर देंगे और उससे फिर माइनस कर देंगे रिएक्टेंट्स के कोफिशिएंट्स का सम। बट इसमें से सिर्फ गैसियस कोफिशिएंट्स ही पुट करना होगा आप लोगों ने, सॉलिड लिक्विड वगैरह बाकी सबको इग्नोर कर देना होगा, ठीक है जी। चलें, सो इफ डेल एन इज जीरो, यानी एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट साइड पर जितने गैसेस हैं उनके कोफिशिएंट्स और रिएक्टेंट साइड पर जो गैसेस हैं उनके कोफिशिएंट्स आपस में बराबर हैं, तो फिर उस रिएक्शन के लिए Kp इज इक्वल टू Kc। तो मतलब उसके पार्शियल प्रेशर्स का रेशो यानी Kp, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशो और कंसंट्रेशन का रेशो सेम आएगा। इसका मतलब ये, यानी एक ऐसा रिएक्शन जिसके लिए डेल एन की वैल्यू जीरो आ रही है तो उस रिएक्शन की पार्शियल प्रेशर से अगर आप Kp कैलकुलेट कर दें या कंसंट्रेशन से Kc कैलकुलेट कर दें, न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की सेम आएगी, ठीक है जी। इफ डेल एन इज पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो, अगर डेल एन की वैल्यू 1 आ गई, 2 आ गई, 0.5 जो भी आ गई, तो इसका मतलब है कि Kp की वैल्यू Kc से ज्यादा आएगी। वाली क्योंकि लेट अगर ये 1 हो गया तो आर टी पावर 1, तो इसका मतलब है कि Kp Kc से बड़ा है, बिकॉज Kc के साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो वो Kp के बराबर हो जाता है, ठीक है जी। लेट यहां पर अगर पावर 1 होगा तो इसका मतलब है कि Kp बड़ा है बिकॉज Kp बराबर है Kc मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू,
इसका मतलब होगा के सी छोटा है, उसको के पी के बराबर करने के लिए ये टर्म मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह के रिएक्शन की जब आप पार्शियल प्रेशर से के पी कैलकुलेट कर दें और कंसंट्रेशन से के सी कैलकुलेट कर दें तो के पी की वैल्यू ज्यादा आएगी। एंड सिमिलरली इफ del n इज नेगेटिव देन के पी इज लेस देन के सी, फिर के पी की जो वैल्यू होगी वो के सी से कम आएगी। ठीक है, क्यों? लाइक अगर ये लेस देन 0 होगा यानी नेगेटिव होगा, लाइक ये अगर -1 हो गया तो फिर ये हो जाएगा के पी इज इक्वल टू के सी डिवाइड बाय आर टी, क्योंकि -1 है तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि नाउ के सी बड़ा है बिकॉज को के पी के बराबर करने के लिए इस वैल्यू पर डिवाइड करना पड़ता है। लेकिन अगर मैं कह दूं कि a इज इक्वल टू बी डिवाइड बाई 2 तो इसका मतलब है b बड़ा है, क्योंकि b को 2 पे डिवाइड कर देता हूं तो वो a के बराबर हो जाता है, यानी वो एक a जो है ना उसके हाफ के बराबर है। तो यहां पर भी अगर ये -1 हो जाएगा तो ये के सी के डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसका मतलब है कि के सी बड़ा है, उसको के बी के बराबर के लिए करने के लिए इस वैल्यू पे डिवाइड करना पड़ता है। चलिए इसके एक एग्जांपल लेते हैं, मतलब एक चंद रिएक्शंस। लाइक ये एक रिएक्शन है कि 2HI गिविंग H2 प्लस I2। तो इसके लिए del n की वैल्यू क्या आएगी? देखें यहाँ पर इसका कोफिशिएंट है 1 और इसका कोफिशिएंट है 1, तो प्रोडक्ट और गैसेस है। देखें तो प्रोडक्ट के कोफिशिएंट का सम क्या हो गया 2 माइनस रिएक्टेंट का कोफिशिएंट क्या है 2, तो 2 - 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया कि इस रिएक्शन के लिए जब इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाए तो अगर मैं पार्शियल प्रेशर से केपी कैलकुलेट कर दूं इन तीनों की, उसकी जो वैल्यू आ जाएगी, और फिर इन तीनों की पार्शियल प्रेशर की बजाय कंसंट्रेशन की वैल्यूज को पुट करूं और केसी कैलकुलेट कर दूं, वो जो वैल्यू आ जाएगी वो सेम आएगी। तो इस रिएक्शन के लिए केपी और केसी की वैल्यू न्यूमेरिकली फॉर अ पार्टिकुलर इक्विलिब्रियम हमेशा सेम होगी। लाइक ये एक रिएक्शन हो गया के इन 2O4 गिविंग 2NO2। इसके लिए del n किसके बराबर हो गया? प्रोडक्ट का कोफिशिएंट क्या है जी 2 और रिएक्टेंट का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 2 - 1 इज इक्वल टू 1। अब देखिए, अब जरूरी नहीं है कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर होंगे तो उसके 2 मोल और इसके 1 मोल मौजूद होंगे। इसके 2 मोल से ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, 2 मोल भी हो सकते हैं। इसके 1 मोल से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, 1 मोल भी हो सकता है। सो ये उन मोल्स का del n उन मोल्स का डिफरेंस नहीं है जो इक्विलिब्रियम पे मौजूद है। del n बेसिकली आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख दो, उसमें से जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट गैसेस हैं उनके प्रोडक्ट के कोफिशिएंट्स का सम माइनस रिएक्टेंट, बस सिंपली। इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका 1 है, 2 - 1 इज इक्वल टू 1। तो देख लीजिए, ये तो मैंने थ्योरेटिकली बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कैलकुलेट किया। तो इस तरह के रिएक्शन का केपी हमेशा केसी से ज्यादा आएगा। लेट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह रिएक्शन इक्विलिब्रियम में पहुंच गया। मैंने इसका पार्शियल प्रेशर और इसका पार्शियल प्रेशर फाइंड किया और लॉ ऑफ मास एक्शन यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में पार्शियल प्रेशर की वैल्यूज पुट की तो उससे केपी आ गया। फिर क्या किया? इनकी कंसंट्रेशन को फाइंड किया। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन को पुट किया तो उससे केसी आ गया। इस दफा केपी की वैल्यू केसी से ज्यादा आएगी। ठीक है, एक और रिएक्शन है, इसका del n क्या आता है? नेगेटिव आ रहा है ना। देखिए 2 - 3, 3 कैसे आ गया? 2 + 1 3, इससे -1 आ गया। तो इस रिएक्शन की जो केपी की वैल्यू होगी वो केसी से कम आएगी। तो ये मैंने 3 एग्जाम्पल दे दिए कि एक के लिए del n 0 है तो इसका केपी केसी बराबर होगा, del n पॉजिटिव है मतलब 0 से ज्यादा है, केपी बड़ा होगा केसी से, और del n नेगेटिव है मतलब 0 से कम है, केपी छोटा होगा केसी से। ठीक है जी। अच्छा, ये बाकी तो अभी चूंकि आज के लेक्चर में फिर ये कवर करना थोड़ा मुश्किल है तो मैं जरा एमसीक्यूज की तरफ बढ़ता हूँ इसके। ये खैर है, ये मैं कल डिस्कस कर लूंगा, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं इसके। अच्छा, ये एग्जाम्पल है। अच्छा, ये पास्ट 8 एमसीक्यूज में कि Kp is equal to Kc RT del n in the equation if del n is less than 0 मतलब नेगेटिव, देन तो हमें पता है अभी कुछ देर पहले ही हमने पढ़ा, दी हमारे पास ऑप्शंस है Kp is equal to Kc, नहीं वो तो तब होगा जब del n 0 होगा। Kp less than Kc, यस, जब del n नेगेटिव होगा तो फिर Kp की वैल्यू Kc से कम आएगी। तो आंसर हमारा बी है। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा बी। सो ठीक है, और सी में क्या लिखा है? देखिए सी में लिखा है कि केपी ग्रेटर देन केसी, तो वो तो तब होगा जब del n 0 से ज्यादा होगा। और डी में क्या लिखा है? केपी लेस देन 0, लेस देन 0 तो हो ही नहीं सकता। ठीक है,
लेस देन जीरो तो ना केपी हो सकता है, ना केसी हो सकता है, ना केएक्स हो सकता है, कुछ भी जीरो से कम कैसे होगा, ठीक है। अच्छा, फॉर द रिएक्शन, ये मेडिकल 2016 में आया था, ये मेडिकल के 2018 में आया था कि CO प्लस हाफ O2 गिविंग CO2, Kb is equal to Kc, greater than Kc, Kp less than Kc, Kp is equal to Kc, Kp may be greater or equal to Kc। तो देख ले सिंपली, इसका कोफिशिएंट क्या है जी 1, इसका कोफिशिएंट क्या है 1 प्लस हाफ, तो प्रोडक्ट का कोफिशिएंट हो गया 1 और रिएक्टेंट का कोफिशिएंट का सम हो गया 1 प्लस हाफ मतलब 3/2। सो 1 माइनस 3/2 से आ जाएगा -1/2, तो इसका डेल एन कितना आएगा -1/2 आएगा। चले मैं यहाँ पर लिखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन खैर मैं माउस के जरिए ये लिखने की कोशिश करता हूँ डेल एन को। सो देख लें डेल एन, सो प्रोडक्ट का कोफिशिएंट है जी हमारे पास 1 माइनस सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट, सो एक है जी 1, दूसरे का है हाफ, सो 1 माइनस 1 प्लस 1/2, तो इससे आ जाएगा -1/2। सो नाउ ये नेगेटिव में आ गया ना, तो जब ये नेगेटिव में होगा मतलब जीरो से कम होगा, तो फिर जो Kp होगा उसकी वैल्यू Kc से कम आएगी। तो अगेन यहाँ पर हमारे पास जो आंसर होगा जी वो बी होगा, यानी Kp इज लेस देन Kc, ठीक है जी। सो मेरे ख्याल से आज के लेक्चर में आप लोगों के लिए इतना काफ़ी है। बाकी रह गया जो बाकी उनके दरमियान रिलेशनशिप है, यानी अभी मैं प्रीवियस स्लाइड्स की तरफ चला जाता हूँ। ये हमने इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में ये डिस्कस करना होगा, ये रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kx। अभी इस लेक्चर में हमने Kp और Kc के दरमियान रिलेशनशिप को डिस्कस किया। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे Kp और Kx। वो Kp Kc के दरमियान था, नाउ Kp Kx, और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kn। तो इस तरह से चारों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के दरमियान रिलेशनशिप हमारे पास आ जाएगा, ठीक है जी। अगर इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने कंसर्न टीचर से जी ना व्हाट्सएप के जरिए पूछ सकते हैं। और आज के लिए काफ़ी, इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफ़िज़।